सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई शहर से ही आई भयानक खबर के साथ। खाने की चीज़ में कीड़े मकोड़े चूहे छिपकली मिलना तो आजकल आम खबर हो चुकी है, लेकिन मुंबई शहर में खाने की चीज़ में कुछ ऐसा मिला है जिसको देख सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई के मलाड में रहने वाले एक शख्स ने ऑनलाइन ऐप के जरिए बटर स्कॉच आइसक्रीम मंगवाई थी। आधी वो खा चुका था और उसके बाद उसे उसमें एक इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला। वो उसे निगलते निगलते रह गया। उसके लिए भयावह मंजर था। ये टुकड़ा लेकर पुलिस के पास पहुंचा। उसने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन कई सवाल इसमें कायम हैं जिस पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मुंबई से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा सोचिए, आप कुछ खा रहे हो और उसमें कोई कटा हुआ मानव का अंग निकल जाए। सोचने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वाकई मुंबई शहर में हुआ है। एमबीबीएस डिग्री वाले 26 साल के ब्रैंडन फेराव मुंबई के मलाड इलाके में रहते हैं। ऑनलाइन ऐप जेप्टो के जरिए बटर स्कॉच आइसक्रीम इन्होंने मंगवाई। आधा हिस्सा खा चुके थे कि तभी कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। ध्यान से देखा तो आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिली। मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था। मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं। ब्रैंडन ने तुरंत इस मामले को उठाया। शिकायत पर मलाड पुलिस ने यमो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि आइसक्रीम और इंसानी उंगली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका एफआईआर लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। ये जो यमो कंपनी जो है, जहाँ से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न है, संबंधित है, उनके ऊपर दर्ज किया। अभी ये बताना मुश्किल है कि वो कौन का क्या है, आदमी का है, किसका है। बताया जाता है कि यमो आइसक्रीम एक नामी ब्रांड है। पुलिस एक्शन की बात कह रही है, पर इंसानी टुकड़ा किसका था, इसके पीछे की तहकीकात बहुत गहराई तक जा सकती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर उत्तराखंड से, जहां के अल्मोड़ा के जंगल में लगी आग में 4 लोगों की मौत हो गई है। जो मृतक हैं वो वन विभाग के कर्मचारी हैं। वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि मृतकों में एक वन आरक्षी, वन संरक्षक, फायर वॉचर और एक पीआरडी जवान शामिल हैं। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में रह रहकर जंगलों में आग जारी है। इससे वन पर्यावरण के साथ ही आसपास के गांव को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जंगल की आग से वन्यजीव सहित आबादी वाले हिस्से में भी आग पहुंच जाने से काफ़ी क्षति हो रही है। साथ ही जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। राजधानी दिल्ली में जारी पानी संकट के बीच आज दिल्ली को तब बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने साफ कह दिया कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। दूसरी ओर जहां से दिल्ली को पानी पहुंच रहा है, वहां से टैंकर से पानी की चोरी ना हो जाए, इसलिए नहर की निगरानी के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। शरद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में मुनक नहर पर पानी की पहरेदारी में जुटी है दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली को जो पानी मिलता है उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा के रास्ते इसी नहर से आता है। दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी के पानी पर निर्भर हैं। यहाँ पर टैंकर माफिया के सक्रिय होने की और नहर से पानी चुराने की बात सामने आ रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसके बाद एलजी ने दिल्ली पुलिस को टैंकर से पानी चोरी रोकने के निर्देश दिए और बुधवार रात से ही नहर के पानी की निगरानी के लिए दिल्ली के 4 थानों की पुलिस
तैनात कर दी गई। हमारे अभी 4 पुलिस स्टेशन से गुजरता है यहाँ से शुरू होके, तो हर जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगाए हैं और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। एटलीस्ट जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों को तब निराशा हाथ लगी जब हिमाचल प्रदेश ने साफ कर दिया कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि पहले उसने हामी भरी थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश ने लिखित में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है, जबकि हिमाचल के वकील ने मौखिक तौर पर कहा कि वो पानी छोड़ने को तैयार है। लेकिन गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के ऐसे रुख पर फटकार लगाई, पूछा आपके खिलाफ क्यों ना कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश ने अपने हलफनामे में गलती के लिए माफी मांगी और दूसरा हलफनामा दायर करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्यों के वाटर शेयर एग्रीमेंट मामलों का एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो इस मामले में कोई राय नहीं बना सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि शुक्रवार को बैठक बुलाए और मानवीय आधार पर दिल्ली को पानी देने पर जल्द से जल्द फैसला करे। तो पानी की पूरी किल्लत है। पहले 2 टाइम आता था, अब 1 टाइम पे आ रहा है, लेकिन कब आता है कब नहीं आता। और अगर ये प्याऊ ना हो तो कम से कम हजारों आदमी इस प्याऊ से पानी अपना पीते भी हैं, और प्लस ये पीछे की लाइन में जो पानी जो बड़ी बोतलें पड़ी हैं, इन बोतलों के माध्यम से लोग घर में भर के लेके जाते हैं, जिससे लोगों की प्यास बुझती है। कैसे चल रहा काम? मेरे यहाँ पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। पहले तो पानी ठीक आता था, लेकिन अब 2 महीने से जो है पानी में बहुत ज़्यादा परेशानी कर रखा है। क्योंकि पहले सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता था और पानी का टाइम भी अच्छा था, 1.5-2 घंटे पानी आता था। अब पानी सुबह या शाम में से एक टाइम आता है और ये भी नहीं पता कि सुबह आएगा या शाम को आएगा। सब कुछ मौसम पर निर्भर है। बेतहाशा गर्मी का मौसम है, इसलिए कोई भी राज्य दूसरे राज्य को 1 बूंद अतिरिक्त पानी देने को तैयार नहीं हो रहा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बरसात आने दीजिए और फिर देखिएगा कि कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य का अतिरिक्त पानी लेने को तैयार नहीं होगा। सब वक्त और मौसम की बात है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। 25 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को प्रत्याशी बनाया है। खबर मिल रही है कि इसको लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी है। तो वहीं नामांकन के दौरान बीजेपी और शिवसेना की ओर से कोई बड़ा चेहरा इसमें शामिल नहीं था, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भर दिया, लेकिन यहाँ मौजूद एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल के हाव भाव देखिए। ये संदेह होता है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का टिकट दिए जाना उन्हें रास नहीं आया। दरअसल भुजबल को उम्मीद थी कि अजीत पवार उन्हें राज्यसभा भेजेंगे। हाल ही में सुनेत्रा पवार लोकसभा का चुनाव हारी है और उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जाना एनसीपी के कई नेताओं को नागवार गुजर रहा है। दबी जुबान में नेता कह रहे हैं कि क्या अजीत पवार एनसीपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। हालांकि पर्चा भरने के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। ऐसी नाराजगी मुझे कहीं नहीं दिखी, क्योंकि सभी ने एक साथ मिलकर ये निर्णय लिया है। भुजबल जी फॉर्म भरते समय वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी नाराज नहीं है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने अपने 2022 के राज्यसभा चुनाव से इस्तीफा देकर 2024 में फिर से राज्यसभा सांसद का पद स्वीकार किया था। इस वजह से एनसीपी की एक राज्यसभा सांसद की जगह खाली थी। अब जो इस खाली सीट पर आएगा उसे करीब 4 साल तक सांसद बने रहने का मौका मिलेगा। प्रफुल्ल पटेल की पहली राज्यसभा का कार्यकाल 2022 से 2028 तक था। अब सुनेत्रा पवार राज्यसभा जाती है तो वह 2028 तक सांसद रहेगी। ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के गडकरी, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की
बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराज़गी दिखती है क्या? हम लोगों ने बहुत सोच समझकर और एक विचार से हमारे पार्टी के इस राज्यसभा के लिए उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को तय किया। सभी हम यहाँ पर आए और हम सब लोगों ने हमारे जो अलायंस पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उनको भी सूचना की कि हम हमारे इस उम्मीदवार का अर्ज भर रहे हैं। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं। विधानसभा में एनडीए के विधायकों की संख्या को देखते हुए सुनेत्रा पवार के लिए चुनाव केवल औपचारिकता भर है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी से एनसीपी अजीत पवार गुट के भीतर नई खटास पैदा हो सकती है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हत्या के मामले में गिरफ्तार एक्टर दर्शन जिस पुलिस स्टेशन में है, वहां आसपास धारा 144 क्यों लगानी पड़ी, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। फिल्म स्टार दर्शन अपनी दोस्त पवित्रा के साथ एक हत्या के मामले में गिरफ्तार है, लेकिन दर्शन की लोकप्रियता कुछ इस तरह से है कि जहां वो पुलिस स्टेशन में है वहां पर फैंस इकट्ठा ना हो जाएं, इसको लेकर धारा 144 लगानी पड़ी है। इसी के साथ अब अटकलें ये लग रही हैं कि जो मृतक था, कहीं उसकी ओर से दर्शन और उसकी दोस्त पवित्रा के रिश्ते पर सवाल तो नहीं उठाए जा रहे थे। बेंगलुरु से ये रिपोर्ट आपको दिखा। ये बेंगलुरु के अन्नापूर्णेश्वरी पुलिस स्टेशन का गेट है, जिसे कपड़े से ढक दिया गया है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल इसी पुलिस थाने में फिल्म स्टार दर्शन और पवित्रा से पूछताछ चल रही है और पुलिस इसका ध्यान रख रही है कि उनके फैंस यहां भीड़ न लगा दें। लेकिन अब रेणुका स्वामी हत्याकांड में नई अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या फिल्म स्टार दर्शन और पवित्रा गौड़ा के साथ कत्ल की जो कहानी चल रही है, क्या उसकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा था? क्या किसी और के इशारे पर रेणुका स्वामी दर्शन और पवित्रा के रिश्तों पर सवाल उठा रहा था? क्या ये शख्स घर का कोई करीबी सदस्य था या दर्शन की कामयाबी से चिढ़ने वालों ने उकसाने का काम किया? I don't see, any kind of influence working. सरकार की तरफ से पुलिस पर किसी भी तरह के दबाव का सवाल भी नहीं उठता है। ये एक घृणित कृत्य है। There will be absolutely no room for any kind of अगर इसने किया है तो इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। investigation and there is no question of that. इस हत्याकांड की जांच पर पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रेणुका स्वामी की पिटाई बेल्ट और डंडे से की गई और फिर दीवार पर पटक दिया गया, जिससे रेणुका स्वामी की मौत हो गई। रेणुका स्वामी को सबक सिखाने के लिए दर्शन की महिला मित्र पवित्रा ने उसे उकसाया। पवित्रा गौड़ा और दर्शन तकरीबन 1 दशक से साथ रह रहे हैं। ऐसे में रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ा से अभद्र भाषा में पूछता था कि दर्शन शादीशुदा है और उनकी पत्नी है, तो ऐसे में पवित्रा गौड़ा का दर्शन से क्या रिश्ता है? भले ही ये एक हाई प्रोफाइल मामला हो, लेकिन इस हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं। ऐसे में मोबाइल फोन्स और सीसीटीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मौजूदगी की वजह से ऐसा लगता है कि पुलिस के लिए इस हत्याकांड को सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।